हेलो एस्पिरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857। अभी तक हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया को स्टेट्स को वन बाय वन करके कैसे कॉन्क्वेस्ट किया, और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 1857 के रिवोल्ट होने से पहले कौन कौन से रिवोल्ट्स हुए, उसके पहले कौन कौन से रिवोल्ट्स हुए, उनके लीडर्स कौन थे। जैसे सिविल अपराइजिंग्स देखे हमने, पीजेंट मूवमेंट देखे, ट्राइबल रिवोल्ट्स देखे। अब हम देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, और देखते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ उस वक्त गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे। तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरलशिप के दौरान। ठीक है, अब रिवोल्ट ऑफ 1857 में हम क्या देखेंगे, क्या कारण थे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, बिगनिंग कहाँ से ये शुरू हुआ, किधर किधर ये फैला, कौन कौन से एरिया तक ये रिवोल्ट पहुंचा था, कैसे इसको सप्रेस किया गया और इसके फेलियर के क्या क्या कारण थे। इसके बाद में रिवोल्ट होने के बाद में इसके क्या क्या परिणाम निकले और फिर इसका एनालिसिस हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कि 1856 एंड उसका बैकग्राउंड, कि भाई रिवोल्ट से पहले क्या क्या हो चुका था। द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी वॉज वेल स्टेब्लिश्ड ओवर इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी। हमने देखा कि लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी उसके थ्रू, और उससे पहले जो भी गवर्नर जनरल थे उनके थ्रू, जो ब्रिटिश जो पैरामाउंटेसी है वो सारे ऑल ओवर इंडिया पर फैल चुकी थी। ही एनेक्स्ड पंजाब, पेशावर, पठान ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड बर्मा सम पार्ट्स। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे रीजन्स को अनेक्स कर लिया था। अब हम देखते हैं कि क्या कारण थे 1857 के रिवोल्ट्स के। अब उन कारण में बहुत सारे टाइप के कारण हैं। जैसे कुछ कारण थे वो इकोनॉमिक कारण थे, कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी थे, सोशियो रिलीजियस रीजंस भी थे। कुछ रीजंस थे कि इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, भाई बाहर जो दूसरे देशों में भी कुछ इवेंट्स हो रहे थे उनका भी कुछ इन्फ्लुएंस था। मिलिट्री कॉजेज भी थे। इमीडिएट कॉज क्या था वो सब हम देखेंगे। एजुकेशन हो रही थी, भाई वेस्टर्न एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तो वो इंडियंस को पसंद नहीं आ रहा था। क्रिश्चियन मिशनरीज का भी कुछ रोल था। रेलवेज कर दी गई थी। ठीक है, हालांकि रेलवेज जो बनाया गया था वो सेक्युलर टाइप से बनाया गया था कि उसके अंदर कोई भी आ जा सकता है, जो कि इंडिया की अपर कास्ट को एक्सेप्टेबल नहीं था। डिसकंटेंट क्लास अमोंग सिपोइज, और बहुत सारी चीजें थी जो सिपोइज को नहीं हो रही थी। और यहीं पे एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी जो थी उसके वजह से भी कुछ जगह पे जो है वो रिवोल्ट में शामिल हुए, क्योंकि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है वो लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे, जिसमें अगर किसी का खुद का बच्चा नहीं है तो उस जगह का जो राजा है या वो जो स्टेट है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स कर लिया जाता था। सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में क्या होता है, भाई जो टैक्सेशन है उसको बहुत हाई कर दिया जाता है। हाई टैक्सेशन रेट, जो टैक्स लगाया जाता था उसको बहुत हाई कर दिया जाता था। जो पीजेंट्स है वो एकदम से खत्म हो चुके थे। रूइंड पीजेंट्स वर रूइंड। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। अब जो टैरिफ की जो पॉलिसीज होती थी वो जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं या इंडिया की जो भी फैक्ट्रीज हैं उनके में, और ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इंडियंस पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया जाता था, इसलिए जो इनकी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है उसका एकदम से डिस्ट्रक्शन हो चुका था। तो ये इकोनॉमिक कॉजेज थे। इंक्रीज हाई टैरिफ्स के कारण क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला, रिजल्टेड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो इंडियन की इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो एकदम से डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई, और इसके कारण क्या हुआ, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हुआ। फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज होगा ही। क्राफ्ट्समैन वर डिस्ट्रॉयड बाय इन्फ्लक्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। हमने देखा कि भाई जो भी क्राफ्टमैन थे, हैंडीक्राफ्ट थे या इंडियन जो भी इंडिजीनियस चीज़ें बनाते थे वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसको बेचते थे और उस पर कम टैरिफ लगाते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेस। क्या क्या पॉलिटिकल कारण थे। पॉलिटिकल जो कॉजेज थे उनमें ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने इफेक्टिव कंट्रोल दिखाया, एकदम से सब जगह पे कंट्रोल कर लिया। बहुत सारे स्टेट्स को सब्सिडरी अलाइन साइन करवाकर उनको कॉन्क्वेस्ट कर लिया। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा के काफी सारे स्टेट्स को कॉन्क्वेस्ट कर लिया। ठीक है, डायरेक्ट एनेक्सेशन एज इन द केस ऑफ मैसूर एंड सिंध, और काफी सारे स्टेट्स थे जहां उन्होंने एकदम से डायरेक्ट ही एनेक्सेशन करना शुरू कर दिया। टाइटल्स का अबोलिशन कर दिया, अबोलिशन ऑफ रॉयल टाइटल्स, जो रॉयल टाइटल जो लोग लेते थे उनका अबोलिशन कर दिया।
ये किसने अनाउंस किया? ये अनाउंस किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। जैसे ही बहादुर शाह, आफ्टर बहादुर शाह की डेथ हुई मुगल्स में, हम देखेंगे कि कैसे उनकी डेथ होती है। तो उनकी डेथ के बाद में जो भी टाइटल लिया जाता था एम्परर का या फिर किंग का, उन टाइटल्स को अबोलिश कर दिया, और जो एंसेस्टर पैलेसेस थे, महल वगैरह जो भी मिला करते थे, वो सब भी उनको नहीं मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस क्या थे? रैम्पेंट करप्शन इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बहुत ज्यादा करप्शन हो चुका था। कॉम्प्लेक्स जुडिशियल सिस्टम था कि अगर किसी के साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो उनके जुडिशियल सिस्टम को समझने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि इंडिया का जो उस टाइम का मास था वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। कुछ ही लोग थे जो पढ़े लिखे थे, जो इन सिस्टम्स को समझ पाते थे। द कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल इम्पार्टेड ए फॉरेन एंड एलियन लुक। अब जो ब्रिटिश रूल का जो कैरेक्टर है वो हम लोगों को, इंडियंस को ऐसा लगता था कि ये कोई एलियंस है, ये कोई फॉरेन रूल है, ये हमारी चीजों को नहीं समझ रहे या हमारी हेल्प नहीं कर रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लूजन ऑफ द नेटिव्स फ्रॉम द हाई अपॉइंटमेंट। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या करते थे, अपनी जो भी पोजीशंस होती थी उसमें इंडियंस को अपॉइंट तो करते थे, लेकिन जो हायर पोजीशंस होती थी, अगर कोई इंडियन उसके लिए कैपेबल भी है तो उसको हायर पोजीशन पे अपॉइंट नहीं करते थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही हाई पोजीशन पर अपॉइंट करते थे। मिस गवर्नेंस करते थे, प्रीजुडाइज अबाउट इंडियंस, और इंडियंस के लिए जो उनके मन में पहले से अनुमान थे कि ये तो बहुत ही लो क्लास के लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता जाता, तो ये सब जो थे ब्रिटिशर्स की सोच थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेस भी थे, बहुत सारे सोशियो रिलीजियस कारण भी थे। वो कौन से हैं वो अब हम देखते हैं। सोशियो रिलीजियस कारण में क्या थे, हम वन बाय वन करके देखते हैं। सोशियो रिलीजियस कारण में था कि थ्रेट ऑफ कन्वर्जन का थ्रेट बढ़ गया था लोगों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 एक्ट्स निकाले थे, जिसमें एक था द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850 एंड लेक्स लोकी एक्ट ऑफ 1850, इसी को बोला जाता है। अब क्या था इसमें? ये था लोगों के डर, मॉडिफाइड हिंदू कस्टम्स को ये लोग मॉडिफाई कर रहे थे। कैसे? ए चेंज ऑफ रिलीजन डिडंट डिबार ए सन फ्रॉम द इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। इसमें ये मॉडिफाई किया था हिंदू लॉज में कि अगर कोई जो है वो रिलीजन चेंज कर लेता है एक पर्सन, तो उसके बाद उसके जो बेटे हैं उसको उसकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जाएगा रिलीजन चेंज करने के बाद में। तो ये जो था, ये लोगों को एक डर था कि अब जो लोग हैं वो रिलीजन कन्वर्ट करने की तरफ ज्यादा रुझान है। और कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू जो इंडियंस को पसंद नहीं आए थे, हालांकि वो रिफॉर्म्स थे वो बहुत अच्छे थे। रिफॉर्म्स लाइक अबोलिशन ऑफ सती, जो रेगुलेशन एक्ट 1829 ऑफ बंगाल कोड के थ्रू हुआ था, लेकिन जो अबोलिशन ऑफ सती किया था लोगों को लगता था कि ये हमारे रिलीजन, हमारे रिचुअल्स के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। अबोलिशन ऑफ पर्दा प्रथा, इसका अबोलिशन किया था एंड इनकरेज विडो रीमैरिज। तो ये जो कुछ सोशल इविल्स का जो उन्होंने एज ए जैसे सोशल रिफॉर्मर्स के प्रेशर्स में आकर या उनके मूवमेंट्स के में आकर जो ब्रिटिशर्स ने ये जो रेगुलेशंस लाए, ये हमारे इंडियंस की जो अपर कास्ट है उनको नहीं पसंद आए, या लोग इंडियंस को नहीं पसंद आए कि हमारे जो रिलीजन है उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं। पॉलिसी ऑफ टैक्स रिलीजियस स्कूल फर्दर एनिग्विस्ट बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? जो रिलीजियस स्कूल थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया था, जो कि हिंदूज और मुस्लिम दोनों को ही पसंद नहीं आए थे। रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, फोर्सफुली कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, किसी को जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में चेंज करवा रहे थे, ये भी उनको पसंद नहीं आया था। इंग्लिश डिस्क्राइब द हिंदूज बारबेरियन विद हार्डली एनी ट्रेस ऑफ कल्चर और सिविलाइजेशन। अब जो इंग्लिशर्स थे उनको लगता था कि भाई जो इंडियंस हैं, इंडिया की जो हिंदूज है, उनको कोई कल्चर या सभ्यता के बारे में नहीं पता, एकदम से ही ये तो बिल्कुल अनपढ़ वगैरह हैं। ठीक है, मुस्लिम्स डब्ड एज द बायगॉड्स, क्रूल एंड फेथलेस। मुस्लिम्स को बोला था कि ये तो एकदम ही फेथलेस पर्संस हैं। नेक्स्ट जो कॉज था वो हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स। अब आउटसाइड कौन से इवेंट्स हो रहे हैं जिनका इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे इंडियंस पे पड़ता है, जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ फिर रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हार जाते हैं, किसमें? फर्स्ट अफगान वॉर में वो हारते हैं। ठीक है, तो इससे ये जो बिलीफ है कि ब्रिटिशर्स कभी नहीं हारते, तो शेटरिंग द बिलीफ ऑफ इनविंसिबिलिटी, कि ब्रिटिशर्स जो है वो कभी हारते ही नहीं है, तो ये बिलीफ जो है लोगों के मन से हट जाता है। सॉरी।
ये बिलीफ जो है वो लोगों के मन से हट जाता है और लोग जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम भी जो है इनसे जीत सकते हैं। ब्रिटिश सफर्ड मेजर रिवर्सेस इन पंजाब वॉर्स में भी वो बहुत सारे हारे थे। क्रीमियन वॉर्स में भी ब्रिटिशर्स जो है वो हारे थे और संथन रिबेलियंस में भी हारे थे, जिससे साइकोलॉजिकल रिपरकशन जो है वो इंडियंस पे पड़ा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भी हराया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है मिलिट्री कॉज। ठीक है, ये हम देखते हैं मिलिट्री कॉज में क्या होता है, रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था यहाँ। ठीक है, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट, जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 जो है वो आया। सैलरी डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग सेम रैंक्स, सेम रैंक की जो पोजीशन होती थी दो पर्सन्स के बीच में, उसमें सैलरी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। यूरोपियंस को हाई सैलरीज दी जाती थी और उसी पोजीशन पे अगर कोई इंडियन है तो उसे लो सैलरी दी जाती थी। रिफ्यूजल टू पे भत्ता, फॉरेन सर्विस अलाउंसेस टू इंडियंस, जो इंडियंस हैं उनको फॉरेन सर्विस अलाउंसेस देने के लिए भी रिफ्यूज किया जाता था। अगर वो बाहर कहीं सर्विस पे जा रहे हैं तो वहां उन्हें भत्ता नहीं दिया जाता था, जबकि यूरोपियंस को ये भत्ता दिया जाता था। Indian soldiers were considered inferior and highest posts were exclusively reserved for Britishers. इंडियन जो ऑफिसर्स हैं उनको इंफीरियर समझा जाता था और हायर रैंक की जो भी पोजीशंस है वो सारी सिर्फ यूरोपियंस के लिए रिजर्व होती थी। पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854, टैक्स फॉर लेटर स्टैम्प ड्यूटी। अब ये जो एक्ट आया था इसमें जो लेटर के लिए स्टैम्प ड्यूटी होती थी उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया था। तो जो लोग हैं सोल्जर्स वगैरह वो अपने घर पे बातचीत नहीं कर पाते थे। रिलीजियस आइडेंटिटीज सीम्ड टू बी इन क्राइसिस। अब यहाँ पे जो रिलीजियस कल्ट था हमारा, उनके लिए ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सभी को पोस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं, कोई रिलीजियस हायरार्की नहीं है, वो एकदम सेकुलर बेसिस पे सबको इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसलिए उनको रिलीजियस आइडेंटिटी खोने का डर रहता था। रेगुलर ह्यूमिलिटेशन होती रहती थी उनकी। पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म, और क्या खड़ा कर दिया गया था, जो किसान वगैरह थे उनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वो तो सारी र्यून हो गई थी। तो सब लोग क्या कर रहे थे, यूनिफॉर्म्स में जा रहे थे, इसलिए बोला गया था कि जो पीजेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म में खड़े हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे इमीडिएट कारण, ये सारे कारण तो चलते आ रहे थे, लेकिन ऐसा होता है ना कि जो कोई रिवोल्ट हो रहा है उसका एकदम इमीडिएट कारण क्या था। ये सारे कारण तो थी, सबसे इमीडिएट कारण था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक न्यू राइफल लॉन्च की थी। जो राइफल थी इनफाइल्ड राइफल, इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। द र्यूमर, उस वक्त ये अफवाह फैल गई थी, वाज दैट द ग्रीस यूज्ड इन द पेपर वाज मेड ऑफ बीफ एंड पिग फैट। जो उस इनफाइल्ड राइफल में जो ग्रीस यूज होता है, ठीक है, ग्रीस यूज्ड इन द पेपर, जो पेपर में ग्रीस यूज किया जाता है वो किससे बना हुआ है, वो बीफ से बना हुआ है और पिग फैट से बना हुआ है। ठीक है, तो और ये भी रिपोर्ट्स थी कि रिपोर्ट अबाउट द मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन द आटा, जो आटा है फ्लावर है उसके अंदर बोन डस्ट को मिलाया जाता है। तो यहाँ से ही सिपॉय म्यूटनी बिगिन हो गई, क्योंकि लोगों को अगर बीफ मिला होगा, पिग फैट मिला होगा, बोन का आटा मिला होगा, तो हमारे इंडिया में ये हमेशा से जो हमारे रिलीजन के खिलाफ था ये कि हम जो है नॉनवेज को यूज कर रहे हैं। तो ये एक कारण, इमीडिएट कारण था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है 1857 रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। अब कई बार ये सवाल उठता है कि द रिवॉल्ट वॉज प्लान्ड और अनप्लान्ड, कि ये रिवॉल्ट जो है वो प्लान्ड था या अनप्लान्ड था। तो इसके लिए हम देखते हैं भाई क्या आंसर्स आते हैं हिस्टोरियंस की तरफ से। अब अनप्लान्ड प्लान्ड के फेवर में क्या जो है वो क्वेश्चन तर्क दिए गए हैं और अनप्लान्ड के क्या तर्क दिए हैं। जो अनप्लान्ड के लिए तर्क दिए गए हैं कि नॉट ए स्कार्प ऑफ पेपर वॉज डिस्कवर्ड बिफोर एंड आफ्टर रिवोल्ट नॉर डिड ए सिंगल विटनेस कम फॉरवर्ड, कि भाई जो रिवोल्ट के होने से पहले और रिवोल्ट होने के बाद एक छोटा सा कागज का टुकड़ा तक नहीं मिला कि ये रिवोल्ट जो है वो प्लान्ड है। ठीक है, ना ही कोई एक सिंगल विटनेस सामने आया कि हाँ ये रिवोल्ट प्लान्ड है और हम इसके लीडर्स वगैरह हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अब प्लान्ड रिवोल्ट है, इसके कॉन्टेक्स्ट में कौन से तर्क हैं। रिजल्ट ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी, ऐसा लगता है कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट है। ठीक है, पॉइंट टू सर्कुलेशन एंड छतपतीज एंड रेड लॉटरेसेस, प्रोपोगेंडा बाय वॉन्डरिंग सन्यासीज फकीज एंड मद्रासी। ऐसा बोला गया कि इसका सर्कुलेशन कैसे किया गया। इसका सर्कुलेशन किया गया कि जो वंडरिंग, जो घूमते फिरते सन्यासीज होते थे, फकीर्स होते थे, वो सब ही इसको सर्कुलेट करते थे, लोगों को बताते थे, इधर से उधर लेकर जाते थे। मैनी ऑफ इंडियन रेजिमेंट्स वर केयरफुली लिंक्ड इन ए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, और बोला जाता है कि जो इंडियन रेजिमेंट्स थी, जो आर्मी के अंदर इंक्लूड इंडियन रेजिमेंट्स थी, वो भी बहुत ही सीक्रेटली इसके साथ लिंक्ड थी। ठीक है, विच हैज फिक्स्ड एट 31 मई 1857
रिवोल्ट, ठीक है। ऑल्सो सेड दैट लीडर ऑफ रिवोल्ट नाना साहिब एंड मौलवी अजमदुल्ला शाह, और ये भी कहा जाता है कि इस जो लीडर रिवोल्ट है उसके लीडर थे नाना साहिब और मौलवी अजमदुल्ला शाह। तो रिवोल्ट प्लान था या अनप्लान था, उन दोनों के ही कॉन्टेक्स्ट में काफी सारे जो है वो तर्क दिए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ये रिवोल्ट शुरू कहाँ से हुआ और इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स तक ये रिवोल्ट फैला।